शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कक्षा 6 की विज्ञान से हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं। सजीव एवं निर्जीव, कोशिका, सूक्ष्म जीव, पौधे के प्रकार एवं भाग। तो 4 चैप्टर जो हमने कर लिए हैं कक्षा 6 की साइंस से बायोलॉजी के चारों टॉपिक, सजीव एवं निर्जीव, कोशिका, सूक्ष्म जीव, पौधे के प्रकार। आज हम कक्षा 6 की साइंस से फिजिक्स का जो पार्ट उठाने जा रहे हैं वो है 10वां चैप्टर गति। गति जो है वो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप पटवार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, गति जनरल साइंस का एक सामान्य टॉपिक है जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर फॉलो किया जाता है। तो साथियों, इसी टॉपिक को लेकर मैं आज का वीडियो जो है वो बनाने जा रहा हूँ। कक्षा 6 की साइंस की बुक से जो भी मैटर हम लोग राजस्थान बोर्ड द्वारा लगाया जाता है उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले मैं ये सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर कोई टॉपिक हमारा मिस है तो उसको हम पूरा करने के उद्देश्य से ही कक्षा 6 की साइंस को लेकर चल रहे हैं। तो साथियों, मूव करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक लेसन 10 गति की ओर। तो हमारा आज का अध्याय 10 गति, मोशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे तो मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अध्ययन बिंदु में 10.1 गति, 10.2 विभिन्न प्रकार की गतियां, 10.3 दूरी का मापन और 10.4 यानी 4 टॉपिक आपके आ जाएंगे इसमें। 10.4 टॉपिक जो है वो है लंबाई का मात्रक। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा गति। तो गति में क्या कहता है, आपने बच्चों को चलकर स्कूल जाते, पेड़ों पर बंदरों को कूदते, घोड़े को दौड़ते, सांप को रेंगते, मछली को तैरते हुए देखा होगा। चलना, कूदना, दौड़ना, रेंगना, तैरना आदि द्वारा जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसी प्रकार लट्टू को घूमते, दीवार घड़ी के पेंडुलम को दोलन करते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आ जाएगा पूरी डिटेल में, गाड़ियों के सड़क पर सरपट चलते व घड़ी की सुइयों को घूमते हुए भी देखा होगा। ये सभी वस्तुएं गतिशील है, यानी जिनकी स्थिति समय के साथ बदल रही है उस वस्तु को हम गतिशील वस्तु कहते हैं। तो वस्तुओं को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वे गतिशील हैं या स्थिर। आप देखते हैं कि उड़ती हुई चिड़िया, रेंगती हुई चिंटी, चलती हुई बस, दौड़ते हुए बच्चे और ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में गतिशील वस्तुओं की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है। यानी वस्तु गतिशील कब होगी, जब उसकी स्थिति समय के साथ बदलेगी। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो ऐसी वस्तु को हम गतिशील वस्तु कहते हैं और इस घटना को हम गति कहते हैं। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। विभिन्न प्रकार की गतियाँ, अब कौन कौन सी गतियाँ हैं उनकी चर्चा इस चैप्टर में की गई है। विभिन्न प्रकार की गतियाँ, तो क्या कहता है, आपने फिसल पट्टी पर फिसलने, झूला झूलने व मेले में चक्री झूले में झूलने का आनंद भी लिया होगा। क्या इन सभी में एक ही प्रकार की गति है? तो जब हम फिसल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं और जो मेले में चक्री झूला आता है, वृत्ताकार पथ में जो गति करता है, वो सारों की गति क्या एक जैसी है? तो देखते हैं, गति कई प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्त गति, घूर्णन गति, कंपन गति आदि गति के विभिन्न प्रकार हैं। सबसे पहले आती है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय मतलब बिल्कुल सीधी रेखा में होने वाली गति। अब कहते हैं गतिविधि है, एक छोटा पत्थर लेकर उसे कुछ ऊंचाई से गिराएं। तो छोटा पत्थर लें, उसको ऊपर उठा लें और फिर उसको गिरा दें नीचे।
ध्यान पूर्वक देखिए, यह पत्थर सरल रेखा में नीचे की ओर जाता है। चित्र 10.1 में सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति। तो चित्र 10.1 जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सड़क पर एक कार चलती हुई दिखाई दे रही है, तो वो बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रही है, तो सरल रेखीय गति है ये कार की गति। फिसल पट्टी पर फिसलता हुआ बालक, तो ये बालक बिल्कुल सरल रेखा में फिसल रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा में ही नीचे आ रहा है। एवं सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति को दिखाया गया है, तो बिल्कुल स्ट्रेट पटरी दिखाई हुई है, इस पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ रही है, तो इनमें वस्तुएं एक सीधी रेखा में गति कर रही हैं। इसी प्रकार किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा 100 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता में दौड़ते हुए खिलाड़ी की गति भी सरल रेखा के अनुदिश होती है। तो 100 मीटर की जो दौड़ होती है, देखो जब दौड़ बड़ी कर देते हैं अपने 500 मीटर या 1000 मीटर या 5000 मीटर की, तब वो वृत्ताकार पथ में गति करता है, पूरे वो ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन 100 मीटर की दौड़ बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर ही लगाई जाती है। क्या आप भी सरल रेखीय गति के कुछ अन्य उदाहरण बता सकते हैं? तो जैसे हमारे घरों में जो आउटलेट पाइपें लगी हुई हैं, बरसात की छत के ऊपर से पानी आता है बरसात का, तो हमने एक पाइप लगाई हुई है कि पानी छत के ऊपर ना इकट्ठा हो। तो पानी जब उस पाइप में आता है तो वो बिल्कुल सरल रेखीय गति करता हुआ ही आता है। सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अब कहते हैं वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति यानी वृत्ताकार पथ में होने वाली गति। तो कहते हैं एक पत्थर को धागे के एक सिरे से बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को कसकर पकड़ें और तेजी से घुमाइए। तो आप देख रहे हैं ये एक पत्थर बांधा हुआ है धागे से और एक सिरे को पकड़कर घुमाया जा रहा है, तो ये वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है पत्थर। ये पत्थर जो है इस वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो इस पत्थर की गति को हम लोग वृत्ताकार गति कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पत्थर एक वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो इसकी गति को हम वृत्ताकार गति कहते हैं। आपने कोल्हू के बैल को वृत्ताकार पथ में घूमते हुए देखा होगा। बिल्कुल कोल्हू का बैल जो होता है वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, और चक्री झूला जो हम मेले में झूला लेते हैं वो भी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिसमें छोटे बच्चे बैठते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चक्री झूले में किस प्रकार की गति है? बिल्कुल वृत्ताकार गति है, क्योंकि वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमती है तब यह गति वृत्ताकार गति कहलाती है। अब कहते हैं आवर्त गति। आवर्त गति क्या होती है? या दोलन गति या आवर्त गति। एक वस्तु बिल्कुल सेंटर स्थिति है, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर है, सेंटर पोजीशन के इधर भी जाए और इधर भी आए, निश्चित समय अंतराल के बाद मध्य स्थिति के दोनों ओर अगर गति करती है, इस तरह से सेंटर पोजीशन के दोनों ओर गति करती है, तो उस गति को आवर्त गति कहते हैं। तो आपने घड़ी के पेंडुलम को हिलते हुए, तो घड़ी का पेंडुलम क्या होता है? बिल्कुल सेंटर के दोनों ओर हिलता है ऐसे ही जब झूला झूलते हैं पार्क में, डाल से झूला बांधा होता है, पेड़ की डाल से, पेड़ की शाखा से झूला बांधा होता है, तो वो झूला भी एक बार पीछे की ओर खींचते हैं, फिर वो झूला आगे की ओर जाता है, फिर पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, तो वो भी अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। तथा बच्चों को झूला झूलते हुए देखा होगा। इनमें घड़ी का पेंडुलम तथा झूला गति करते हुए एक निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराता है। इस प्रकार की गति को आवर्त, आवर्त मतलब रिपीट होना, ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। दोलन गति भी इसी को बोलते हैं, मध्य स्थिति के दोनों ओर होने वाली गति, मध्य स्थिति के दोनों ओर होने वाली गति। तो आप देख रहे हैं यहाँ दोलन गति, आवर्त घड़ी के पेंडुलम की गति और बालक के झूलने की गति। नेक्स्ट आता है कंपन गति। कंपन गति क्या है? यदि कोई कण अपनी स्थिति के दोनों ओर कंपन कर रहा है तो उस गति को हम कंपन गति कहते हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण इसने दिया है कि एक धागे को कसकर पकड़ लीजिए और उसको बीच में से खींचकर कस के तन के रखना है, और किसी दूसरे को कहिए कि इसको बीच में से खींचकर छोड़ दे, तो जब वो धागे को बीच में से खींचकर छोड़ेगा तो धागा जो है वो कंपन करेगा इस तरह से।
तो आप देखें अब क्या कहता है, एक लंबा धागा लीजिए, इसके एक सिरे को कसकर पकड़ लीजिए, अपने साथी को धागे के दूसरे सिरे को कसकर पकड़ने के लिए कहें। धागे को तना हुआ रखें और बीच से पकड़कर नीचे की ओर खींचें व छोड़ दें। तो धागे को तना हुआ रखना है और बीच से पकड़कर नीचे की ओर खींच के छोड़ देना है। धागे की गति को ध्यानपूर्वक देखिए, धागा कंपन करता है। तो वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है उसे कंपन गति कहते हैं। कंपन करती वस्तु के कण निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराते हैं, अतः कंपन गति आवर्त गति का उदाहरण है। आवर्त गति या दोलन गति यही होती है माध्य स्थिति के दोनों ओर। तो कंपन में भी क्या है, धागा बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंपन करेगा, तो मध्य स्थिति के दोनों ओर ही गति करेगा वो भी, अतः कंपन गति भी आवर्त गति का ही उदाहरण है। फिर आता है घूर्णन गति। घूर्णन गति, साइकिल को आधार स्टैंड पर खड़ा कर पैडल को घुमाइए और पहिए की गति को ध्यानपूर्वक देखिए। साइकिल का पहिया अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है, अपनी अक्ष पर यानी सेंटर पॉइंट पर, अपनी अक्ष पर घूम रहा है, बिल्कुल उसकी सेंटर में अक्ष है और उस अक्ष पर ही वो घूम रहा है, उस अक्ष पर घूम रहा है, तो इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। ऐसे ही पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है वो तो है वृत्ताकार गति, वो तो उसकी वृत्ताकार गति है, सूर्य के चारों ओर जो वो चक्कर लगा रही है। और जो अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है वो घूर्णन गति है। तो यदि कोई वस्तु अपनी ही अक्ष पर चक्कर लगा रही है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति, पृथ्वी की दो प्रकार की गति है, देखो, एक तो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमती है वो तो है वृत्ताकार गति, और एक अपनी ही अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर पूरा कर लेती है वो है घूर्णन गति। तो जब कोई वस्तु अपनी ही अक्ष पर चक्कर लगाती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। पहिए की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। घूमते हुए लट्टू कुम्हार के चाक में भी घूर्णन गति होती है। तो कुम्हार का चाक आप देख रहे हैं, मटका बनाने वाला, तो बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, तो वो भी अपनी अक्ष पर ही घूमता है। तो किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। आप एक ऐसा उदाहरण लीजिए जिसमें सरल रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ होती है। तो जब हम कोई साधन चलाते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो कार है, चाहे वो साइकिल है, जब वो सड़क पर चल रहा है तो वो सरल रेखीय गति कर रहा है और उसका पहिया जो है वो घूर्णन गति कर रहा है। दोनों गति एक साथ हो रही है। सरल रेखीय गति, वस्तु आगे बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही है और पहिया जो है वो अपनी अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, तो वो घूर्णन गति है। तो अब देखिए क्या कहता है, जब हम सीधी सड़क पर साइकिल चलाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल चलाते हैं, चाहे कार, चाहे बस, चाहे जीप, कुछ भी चलाएं, तो साइकिल का पहिया अपनी अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ सरल रेखा में भी आगे बढ़ता है। वो साइकिल बिल्कुल सीधी रेखा में भी आगे जा रही है, तो सरल रेखीय गति भी हो रही है और घूर्णन गति भी वहाँ हो रही है। अब कहता है दूरी का मापन। दूरी का मापन, प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी को कदमों से मापते थे। जैसे आज भी हम लोग जो पिच मापते हैं क्रिकेट खेलते समय, तो अपने कहते हैं 22 कदम की पिच, ठीक है, तो वो दूरी कदमों में मापी जाती थी। छोटी दूरियों का उंगलियों में अथवा बालिश्त से मापन करते थे। क्या यह मापन सही था? आओ पता लगाएं। अपनी विज्ञान की पुस्तक निकालकर उसकी लंबाई को उंगलियों में ज्ञात कीजिए। अगर लिखित सारणी 10.1 को श्यामपट्ट पर बनाइए तथा पुस्तक की मापी गई लंबाई को इसमें अंकित कीजिए। तो यहाँ क्रम संख्या 1, यहाँ विद्यार्थी का नाम उंगलियों में मापनी है और सेमी में माप लेनी है, उंगलियों में और सेमी में। ऐसे ही कई विद्यार्थियों द्वारा ये करना है। तो सारणी का अवलोकन कीजिए, क्या सभी विद्यार्थियों द्वारा ज्ञात की गई पुस्तक की लंबाई समान है? आप देखेंगे तो सेंटीमीटर में तो वो लंबाई बिल्कुल सेम होगी, सेंटीमीटर में तो बिल्कुल सेम होगी क्योंकि वो स्केल से मापी गई है, लेकिन उंगलियों से मापी गई जो लंबाई होगी वो अलग अलग आएगी, क्योंकि किसी की उंगली मोटी, किसी की उंगली पतली रहनी है। तो अब कहता है आप अपने स्केल से पुस्तक की लंबाई को सेंटीमीटर से मापिए तथा सारणी में लंबाई को अंकित कीजिए। क्या सभी विद्यार्थियों द्वारा मापी गई लंबाई समान है? बिल्कुल। जब सेंटीमीटर में मापी जाएगी तब तो वो लंबाई बिल्कुल सेम रहेगी,
लेकिन जब उंगलियों में मापी जाएगी तब वो लंबाई समान नहीं रहेगी, यानी ये मापन ऑथेंटिक नहीं होता, ये मापन बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। तो गतिविधि 6, आपने विद्यालय में कबड्डी का खेल खेला होगा। क्या इसके मैदान की माप लंबाई और चौड़ाई को कदमों व मीटर पैमाने में माप कर देखिए। अब सेम ऐसे ही नाम हर विद्यार्थी का नाम कदमों में मापना है और मीटर में भी मापना है लंबाई को, फिर चौड़ाई को कदमों में मापना है और चौड़ाई को मीटर में भी मापना है। तो कौन सा ऑथेंटिक होगा? मीटर वाला, क्योंकि कदम तो किसी के छोटे किसी के बड़े हो सकते हैं, लेकिन मीटर सेम होगा। तो उपयुक्त सारणी का अवलोकन कीजिए। हम देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कदमों में मापी गई लंबाई व चौड़ाई भिन्न भिन्न आती है, जबकि मीटर में मापी गई लंबाई व चौड़ाई सभी विद्यार्थियों की समान आती है। इसका मतलब जो कदमों में या उंगलियों में या अपने कहते हैं गिट्ठ में मापन किया जाता है वो सही नहीं होता, क्योंकि वो किसी का हाथ बड़ा किसी का हाथ छोटा होता है। और स्केल से जो मापन किया जाता है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि स्केल सबका सेम साइज का होता है। तो स्केल एक स्थायी माप है, इससे लंबाई मापन में अशुद्धि की संभावना कम रहती है। इन गतिविधियों से स्पष्ट है कि व्यक्ति के शरीर की अमापों साइज में भिन्नता के कारण लंबाई का मापन शुद्धता से नहीं हो पाता। यानी हम बात करें कि गिट्ठ में नापूंगा, उंगलियों में नापूंगा, या फिर हम कह दें कदमों में नापूंगा, तो वो आदमी की लंबाई के साथ चेंज होता जाएगा। जो आदमी लंबा है उसके कदम बड़े होंगे, जो आदमी छोटा है उसके कदम छोटे होंगे। तो इस हिसाब से फिर वो भिन्नता आ जाती है। लेकिन स्केल से अगर मापा जाए तो एकदम ऑथेंटिक माप जो है वो प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक। विश्व के सभी देश एक मात्रक प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो विश्व में जितने भी देश हैं वो एक मात्रक प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI कहते हैं। लंबाई का अंतरराष्ट्रीय मात्रक मीटर है। इसका 100वां भाग सेंटीमीटर कहलाता है। मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर का 100वां भाग, 1 मीटर का 100वां भाग यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, यानी 1 मीटर का 100वां भाग सेंटीमीटर कहलाता है। और सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर कहलाता है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर कहलाता है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इस प्रकार से 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। लंबी दूरियों को किलोमीटर में मापते हैं और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। हम जानते हैं कि सीधी रेखा की लंबाई को स्केल से माप सकते हैं, लेकिन यदि वक्र है तो उसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो वक्र मतलब मुड़ी हुई है, जैसे ये मुड़ी हुई, तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करें? ये धागा लिया मैंने मुड़ा हुआ, तो इसके दोनों कोने खींचकर इसको बिल्कुल सीधा कर लें और फिर इसकी लंबाई जो है वो ज्ञात कर लें। तो वक्र रेखा कैक है कि लंबाई ज्ञात करने के लिए एक लंबा धागा लेकर उसके एक सिरे को वक्र रेखा के बिंदु कै पर रख दीजिए। तो ये एक वक्र रेखा थी, इस प्रकार से मान लो ये सड़क की थी इस प्रकार से। तो उसने क्या कहा कि एक धागा लो, इस पॉइंट पर रख दो। अब धागे को इसी तरह मोड़े जाओ जिधर जिधर ये जा रही है। तो यहाँ बिंदु ख आ गया। अब इस धागे को उठा लो और धागा बिल्कुल सीधा कर लो और उसकी लंबाई का मापन कर लो स्केल से। अब धागे को वक्र रेखा के अनुदिश घुमाए, यानी जिधर जिधर वक्र रेखा मुड़ रही है उधर उधर घुमाते जाएं। जब धागा ख बिंदु पर पहुंच जाए तो धागे पर एक चिन्ह बना दीजिए। चिन्ह से धागे के कै सिरे तक की लंबाई को मीटर स्केल की सहायता से माप लीजिए। यह वक्र रेखा की लंबाई होगी। तो
तो इस प्रकार से हम वक्र रेखा की लंबाई जो है वो माप लेते हैं। तो आपने क्या सीखा, तो यानी चैप्टर को बिल्कुल ब्रीफ के अंदर, शॉर्ट के अंदर, संक्षेप के अंदर एक बार बताया हुआ है। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति कई प्रकार की होती है, सरल रेखीय, वृत्ताकार, आवर्त, घूर्णन, कंपन आदि। सरल रेखा में होने वाली गति सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु निश्चित वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो वृत्ताकार गति। ऐसी गति जो निश्चित समय बाद दोहराई जाती है आवर्त गति। जब वस्तु कंपन करती है तो उसे कंपन गति। निश्चित अक्ष पर होने वाली गति घूर्णन गति। सभी देश जिस अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का यूज करते हैं वो एसआई है, और लंबाई का एसआई मात्रक जो है वो मीटर है, और मीटर का 100वां भाग सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर कहलाता है। तो साथियों ये था आपका चैप्टर गति क्लास 6 की प्रीवियस ईयर की बुक से लिया गया है। 2020 में जो किताब लगती थी उस किताब से ये चैप्टर उठाया गया है। तो स्टूडेंट्स अब मैं एक बार फिर बता दूं आपको, मेरे द्वारा क्विक रिवीजन ऑफ साइकोलॉजी बुकलेट तैयार की गई है, जो खुद मैंने यूज़ की है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के समय। जब एग्ज़ाम में 1 या 2 दिन रह जाते थे तब साइकोलॉजी का रिवीजन, क्योंकि सारा रिवीजन देखो सारा हम पहले पढ़ लेते थे, सारा हमने महीने 2 महीने से पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम हम रिवाइज करके जाना चाहते हैं तो उस समय हमारे को क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो इस बुकलेट के अंदर वही इंपॉर्टेंट फैक्ट ही लिखे हुए हैं, ज़्यादा कोई मटेरियल नहीं है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी पूरी साइकोलॉजी को संक्षेप के अंदर आप देख रहे हैं। इस बुकलेट में मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को संक्षेप में केवल महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ तैयार किया गया है, और इसके साथ साथ इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भी अंकित किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिसका नाम मात्र का चार्ज 10 रुपये रखा गया है, जो कि ना के बराबर है। तो 10 रुपये मात्र इसका चार्ज रखा गया है। इसको प्राप्त आपने कैसे करना है वो पूरा यह बताया गया है कि सबसे पहले आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ऐप स्टोर से, और यदि गूगल प्ले स्टोर से, और यदि आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए। इजी केमिस्ट्री डाउनलोड ओवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, इजी केमिस्ट्री। क्लिक ऑन स्टोर, बिल्कुल होम पेज के नीचे आपको स्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। आप फीचर्ड कोर्स में जाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा बाई नाउ का ऑप्शन, तो वहाँ से आपने 10 रुपये पे करने हैं और कोर्स को परचेज कर लेना है। उसके बाद आप माई कोर्स में जाएंगे, वहीं फीचर्ड कोर्स के साथ एक कोर्स और लिखा होगा माई कोर्स। जब आप इसको परचेज कर लेंगे तो माई कोर्स के स्टडी मटेरियल में जाकर आप ये बुकलेट जो है प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इस बुकलेट को प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 8107358585 पर भी कॉल कर सकते हैं। तो साथियों यदि आपको मेरा मटेरियल आपके लिए महत्वपूर्ण लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।